ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया नमस्ते भारत का। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, मुंबई का धुरंधर कौन। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के मतदान को आधा घंटा पूरा हो चुका है। बीएमसी समेत सभी 29 नगर निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मतदान किया। आरएसएस के भैयाजी जोशी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं एक्टर अक्षय कुमार भी यहां पर वोट डालने पोलिंग बूथ पहुंचे। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया है। पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने भी वोट डाला है। ये 4 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से वोटिंग जारी है। वोट की अपील कर रहे हैं। यहाँ वोट की अपील भी लगातार की जा रही है। जो भी बड़ी हस्ती यहाँ पर वोट देने पहुंच रही है उसका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ हर स्थानीय को, हर मतदाता को अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करना ही चाहिए और करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचना ही होगा। मोहन भागवत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अक्षय कुमार ने भी यहाँ पर मताधिकार का इस्तेमाल किया है क्योंकि अब वो भारत की नागरिकता हासिल कर चुके हैं। और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, वो भी यहाँ पर वोट डालने पहुंचे हैं। 7:30 बजे से ही वोटिंग के लिए मतदाताओं की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। सूरज ओझा, नम्रता दुबे और गणेश ठाकुर, मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी गणेश, इस समय जहां आप हैं वहां पर क्या स्थिति, क्या देख पा रहे हैं आप, किस तरह का उत्साह मतदाताओं के बीच? जी देखिए, एक बहुत बड़ा उत्साह है, जैसा जिसकी शुरुआत आपने ये कहते हुए की कि एक उत्साह दिख रहा है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और इस उत्साह में सुबह से ही लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। और ये मैं कह सकता हूँ कि करीब करीब 3 साल तक महानगर पालिका में बॉडी नहीं थी, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो लोग इस पल का इंतज़ार कर रहे थे कि वो नगर सेवक जो पार्षद होते हैं उनको चुने ताकि उनकी जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं वो हल कर सके। तो अब इन लोगों से बात करके कि क्या कहते हैं, आप यहाँ वोट करने आए हैं, कितना उत्साह और कौन से मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं? मैं वो बता नहीं सकता हूँ। अच्छा, कौन से मुद्दे बता नहीं सकते आप? कौन से मुद्दे पे वोट करेंगे सर? कौन सा मुद्दा आपको यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण लगता है बीएमसी में? बेसिक पब्लिक सर्विसेज, रोड्स, सीवेज, वाटर, ये सब जो बेसिक फैसिलिटीज है उतने तो मिलनी चाहिए। दैट्स इट। वही मुद्दे आपके लिए हैं? यस। लेकिन सालों साल से यही मुद्दों पे तो राजनीति और वोटिंग होती रही है, वो होते नहीं, इसको पूरा करते नहीं क्या? होता है, पता है, बट मेरी कुछ ड्यूटीज है जो मुझे निभानी चाहिए। आई कैन नॉट, हाँ, मैं नेगेटिव नहीं देख सकता। जो मेरा ड्यूटी है मुझे करना चाहिए। मताधिकार का इस्तेमाल करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और भी लोग हैं, महिलाएं हैं और बुजुर्ग यहाँ पर हैं। आप बताइए, यहाँ पर आइए सर, आप बताइए क्या कहेंगे, कौन से मुद्दे हैं आपके लिए वोट करने के लिए, कौन से पॉइंट्स को लेकर आप वोट करेंगे यहाँ? की सर्वसामान्य माणसांसाठी काहीतरी है, लोकल सुविधा आहेत त्या दिल्या पाहिजेत एकदम प्राधान्याने। लोकल सुविधाएं दी जानी चाहिए जो जो आम जनता है उनके लिए। तो ये भीड़ और इस तरह की भीड़ अमूमन में तमाम केंद्रों पे, मेरे सहयोगी भी बता रहे हैं कि तमाम केंद्रों में इसी तरह की भीड़ है। तो लोग जिसका इंतज़ार कर रहे थे करीब 3 साल तक, 22 में म्यूनसिपल बॉडी बैठनी चाहिए थी लेकिन बैठी नहीं। कोविड की वजह से ये चुनाव आगे चले गए और अब लगभग 8 साल बाद ये लोकल चुनाव हो रहे हैं, लोकल बॉडी के इलेक्शंस हो रहे हैं। तो इसके लिए लोगों का उत्साह देखने मिल रहा है। और ये मराठी व्यक्ति के अस्तित्व विरुद्ध विकास, ये 2 मुद्दे हैं। ठाकरे भाई मराठी मुद्दा लाते हैं, मराठी मानुष का अस्तित्व, उनका महत्व और उनकी अस्मिता। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा और शिवसेना, शिंदे गुट ये कहता है कि हम तो विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो विकास हुआ होगा तो वो जीतेंगे। अगर मराठी व्यक्ति को लगता है कि उनकी अस्मिता, उनका अस्तित्व धोखे पे है तो वो निश्चित रूप से ठाकरे भाइयों के साथ जाएंगे। तो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बिल्कुल। अब नतीजे राजनेताओं ने पूरी कोशिश की माहौल बनाने के लिए, लेकिन अब मतदाता तय करेंगे कि उन्होंने किस मुद्दे पर जो माहौल बना है उसको भांपते हुए या उसको अपने लिए सही समझते हुए वोट देने का आज फैसला किया है। सूरज ओझा, मेरे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं आप तक वहां की पल पल रिपोर्ट पहुंचाने के लिए। सूरज, देश की सबसे अमीर नगर निगम ये का चुनाव है, आएंगे आपके पास। शाइना एनसी कुछ कह रही है, ये सुनते हैं। उठा सकते हैं और 2017 से मुंबई कर इंतजार देख रही है।
जो आप अच्छे खड्डे मुक्त मुंबई चाहिए, आपको एसटीपी प्लान्स चाहिए, आपको हाउसिंग फॉर ऑल चाहिए, पर्यावरण के ऊपर ध्यान चाहिए, इलेक्ट्रिक बसेस चाहिए, तो आपका एक योगदान रहता है और उसके साथ साथ आपका एक फंडामेंटल राइट और एक फंडामेंटल ड्यूटी। तो मेरी विनंती है। तो सूरज ओझा मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। सूरज, आप बताएं वहां पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, वोटर्स जो हैं कितने वोकल नजर आ रहे हैं और कितना टर्नआउट वहां पर फिलहाल दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मतदाता बढ़ चढ़कर आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, अपने अधिकार अपने अधिकार को दिखा रहे हैं और उम्मीद कई सारी है। हम लोगों से ही बात करेंगे। मैम, आज आप मतदान करने आई, किन उम्मीदों के साथ आप मतदान कर रही हैं? देखिए 3-3.5 साल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं जो 3-3.5 साल पहले होने चाहिए थे। कितनी उम्मीदें हैं, क्या देखती हैं आप अपने नगर सेवक में और क्या सपने के साथ आप यहाँ आई हैं? सपने के साथ आया है। हम लोग का सब अच्छा होना मांगता है और कोई तकलीफ नहीं होना मांगता है। वो बड़ी उम्र के लोगों के लिए वही सुविधा करने का है, सुविधा करना है, इसलिए आप मतदान करने आई हैं। देखिए आप भी यहाँ पर सुबह सुबह मतदान करने आए हैं। हम नगर सेवक यानी सबसे करीबी मित्र होता है, कोई भी समस्या होती है इलाके में सबसे पहला कांटेक्ट हम उसे ही करते हैं। क्या कुछ आप सपना देखते हैं कि आप क्या सोच कर यहाँ पर आए हैं मतदान करने? नहीं, मॉर्निंग में क्या है, रश कम रहता है और बहुत अच्छी बात है कि अभी जो सवेरे सवेरे इतना मतदान के लिए जो आ रहे हैं, उमंग है। उम्मीद भी बहुत लेके आ रहे हैं सब बॉम्बे के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन की जो है तो वो बॉम्बे का बहुत बड़ा चुनाव है और ये चुनाव में सही रिजल्ट आवे, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा काम करने वाले को आगे बढ़ने। मैं ये नहीं पूछूंगा आपने किसे मतदान किया, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप सपना देखकर किन उम्मीदों के साथ आप मतदान कर रहे हैं? तो वही तो बता रहा हूँ, किसको किया वो तो मैंने बताया ही नहीं है। मैं वही उम्मीद करके आया हूँ कि सब अच्छा होवे। ये अपना बॉम्बे नगरी का जो भी रोड वगैरह खड्डे बड्डे जो भी है, सबसे बड़ी समस्या। हाँ, बड़ी समस्या म्यूनसिपैलिटी की जो भी है वो कर रहे हैं और इससे भी अच्छे करे कार्यवाही, ऐसी उम्मीद लेके सवेरे सवेरे मॉर्निंग में हम लोग आ गए हैं मतदान करने के लिए आ गए हैं। तो आपने देखा लोगों के सपने यहाँ पर किस तरह के हैं। सड़क पर जो गड्ढे हैं कहें या फिर जो एयर पोल्यूशन है और तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं ना रहे भविष्य में। देखिए तस्वीरें भी बहुत दिलचस्प देखने को मिल रही है। 83 साल की ये बुजुर्ग महिला देखिए व्हील चेयर पर बैठी है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि ये समझती हैं कि जो आज का दिन है वो लोकतंत्र के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और लोकतंत्र का पर्व है चुनाव। ऐसे में चुनाव में अपनी वोट की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए ये बुजुर्ग महिला भी यहाँ पर पहुंची है। ये तस्वीर उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा है जो कहते हैं कि हाँ चले जाएंगे वोट देने, कौन सी बड़ी बात है, आप घर पर हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर ये बुजुर्ग जो हैं सबसे पहले सुबह सुबह पहुंच जा रहे हैं अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि समझते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है बतौर मतदाता। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, अक्षय कुमार, मोहन भागवत, भैयाजी जोशी, आशीष शेलार, राम नाइक। तो क्या आम क्या खास हर कोई यहाँ पर वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहा है, पोलिंग बूथ तक पहुंच रहा है। नम्रता दुबे मेरी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नम्रता, बीते कुछ चुनाव में, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में चुनाव रहा हो, महिलाओं की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण नजर आई है। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया है। अगर आज जहां आप खड़ी हैं वहां की बात करें तो वहां पर बताइए किस तरह वोटर्स पहुंच रहे हैं, क्या कहना है उनका मुद्दों को लेकर और महिला वोटर्स कितनी है वहां पर? देखिए, मैं बैंड्रा के माउंट मैरी चर्च पोलिंग बूथ पर हूँ और यहाँ सबसे ज़्यादा जो वोटर्स आ रहे हैं वो महिलाएं ही हैं। और इस बूथ की खासियत भी है कि इसको पिंक बूथ बनाया गया है, यानी कि महिला जो पूरी टीम है वो यहाँ पर काम करे और ख़ास तौर पर यहाँ पर महिलाएं ही हैं जो मतदान करने आई है। अगर 10 लोगों की कतार लगी तो 8 जो हैं वो महिलाएं दिखाई दे रही हैं। इस बूथ की खासियत ये है कि यहाँ पर अभिनेता आते हैं, फरहान अख्तर हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, लेकिन अगर आसपास के और भी लोगों की बात करें तो ख़ास तौर पर सबसे
सबसे ज़्यादा यहाँ पर मतदान जो है वो महिलाओं की तरफ से किया जाता है और इस बूथ को भी इसी तरह तैयार किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। महिला पुलिसकर्मी भी आपको दिखाई देंगी जो यहाँ पर तैनात हैं और तमाम महिलाएं जो हैं वो मतदान करके यहाँ से आ रही हैं। तो आप देखिए कि ये जो वोटिंग है वो यहाँ पर हो रहा है। और मैम, आप कुछ कहेंगे, वोट देकर आ रही हैं, किन मुद्दों पर आपने वोट? मशीन बंद है, वी आर अनेबल टू वोट। तो आप कहीं प्लीज गेट इट स्टार्टेड। ये दिक्कत कम मैम, सो इट हैज टू बी बेटर ऑर्गेनाइज्ड। क्या जवाब दिया उन्होंने आपको? कि मशीन बंद है। तो आपको ऑप्शन बताया कि कब तक चालू होगा? नहीं बताएंगे, लोग लाइन में खड़े हैं। तो एक दिक्कत बता रही हैं कि मशीन बंद की शिकायत आ रही है, इसकी मशीन बंद है 4 नंबर का, अभी भी बंद है। तो क्या बोले आप, इतना दूर से कब वोट कर? दूर से नजदीक में मशीन बंद है। मैम, मशीन बंद है? मशीन बंद है, इट्स नॉट। तो ये तमाम वोटर निराश होकर जा रहे हैं। सर क्या बोल रहे हैं, कब तक आप लोग वोट कर पाएंगे? अभी तक नहीं पता। तो ये एक सिचुएशन यहाँ पर देखने मिल रही है कि लोग कह रहे हैं मशीन बंद है और ये शिकायत जो है वो इनकी तरफ से आ रही है। यहाँ पे मशीन बंद है ये कहा जा रहा है, तो कोई सोल्यूशन मिल पाएगा इनको? एक्चुअली मैडम, हमें इस बारे में कोई आइडियाज़ नहीं है। हम BLO है, हमें खाली पार्ट नंबर और सीरियल नंबर देना है। बड़ी दिक्कत है कि लोगों का कहना है मशीन बंद है, कई लोग ये कहकर जा रहे हैं। और आपने महिलाओं की बात की तो देखिए, इस बूथ पर महिला विशेष बूथ इसको बनाया गया है। महिला जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल अब जो दिक्कत आ रही है उस पर भी ध्यान देना होगा। इनका कहना है कि मशीन बंद है, कई जो वोटर्स हैं वो वापस चले गए। जो चुनाव कर्मी है वो अंदर इस बात को चेक कर रहे हैं कि क्या कुछ दिक्कत आ रही है। लेकिन आप देखिए, महिलाएं लगातार यहाँ पर वोट करने आ रही हैं। बांद्रा इसलिए खास माना जाता है कि लोग जो है वो यहाँ पर काफ़ी शिक्षित है, उनको पता है किन मुद्दों पर वोट करना है। मैम, आपने वोट दिया अपना? दे रहे हैं, देने जा रहे हैं। किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे मैम? क्या टॉपिक्स हैं जिनको आप? मैं तो RSS की हूँ, तो मैं और कुछ सोचती ही नहीं हूँ। थैंक यू। तो ये बांद्रा में इस तरह के जवाब आपको मिलेंगे। यहाँ पर लोग काफ़ी शिक्षित हैं और मतदान करने आते हैं। तो ये स्पेशली वुमेन पिंक बूथ बनाया गया है। महिलाएं यहाँ पर वोट कर रही हैं, महिला कर्मचारी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बहुत ही पावरफुल मैसेज जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से देने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। और हमने लोकसभा में देखा, विधानसभा में देखा और अब BMC चुनाव में भी जो महिला कर्मचारी हैं वो यहाँ पर वोट दे रही हैं और लगातार महिलाएं जो हैं वो मतदान करने यहाँ पर पहुँच रही हैं। बांद्रा के माउंट मैरी की तस्वीर है। कुछ ही देर में अभिनेता और अभिनेत्रियों की भी कतार यहाँ पर देखने मिलेगी। जैसे ही 9 बजे का वक्त होता है, यहाँ पर लोग जो हैं वो मतदान करने के लिए पहुँचते हैं। आप वोट करने आई हैं, किन मुद्दों पर वोट कर रही हैं आप? सड़क, पानी, बिजली, लाडली बहन। तो ये तस्वीरें हैं माउंट मैरी बांद्रा की, जहां पर लगातार बांद्रा में नम्रता हमारे सहयोगी वहां से आप तक तस्वीर पहुंचा रही है। वहां पर फिलहाल जो बूथ में वोटिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि मशीन खराब है, ये जवाब दिया जा रहा है। कब तक ठीक हो पाती है उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। मुंबई में यहाँ BMC चुनाव के लिए सुबह से ही जो कतारों में मतदाता नजर आ रहे हैं। देखिए, VVIP चेहरे, अक्षय कुमार वहां अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। मोहन भागवत ने अपने वोट की शक्ति का इस्तेमाल किया और देखिए उंगली पर लगी स्याही को भी दिखाया। भैया जी जोशी, राम नायक, आशीष शेलार, क्या आम क्या खास हर कोई पहुंच रहा है। नम्रता दुबे मेरी सहयोगी बांद्रा से हमारे साथ जुड़ रही है। नम्रता, क्या जानकारी मिल पाई है अब तक? जी देखिए, ये तस्वीरें हैं मुंबई के बांद्रा माउंट मैरी की। यहाँ पर कुछ ही देर में अभिनेता फरहान अख्तर पहुँचने वाले हैं। शाहरुख खान, सलमान खान ये दोपहर के वक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। मशीन यहाँ पर जो है एक विभाग नंबर 4 की जो है वो कई मतदाताओं की तरफ से बंद बताई गई, लेकिन आप वोट देख कर आ रहे हैं। मैम, क्या कहेंगे, आपने वोट दे दिया? तो मशीन की शिकायत आ रही थी, अब मशीन चल रही है? मशीन चल रही है। किन मुद्दों पर आपने वोट? बस we want a better Bandra, we want better facilities in terms of road and infrastructure. It's all redevelopment has caused too much noise and dust pollution. So यंगस्टर्स बहुत यहाँ कम आ रहे हैं वोट देने, उनसे क्या कहेंगे जो अभी तक निकले नहीं है घर से? I have nothing to say to them. They must, and we always do that early morning. दिखा दे कि आपने मतदान कर दिया है। तो ये जो मशीन बंद की शिकायत आ रही थी उसके बाद अब कई जो वोटर्स हैं वो वोट करके आ रहे हैं, यानी कि मशीन अब फिर से जो है वो शुरू कर दी गई है। पिंक बूथ सखी मतदान केंद्र इसको बनाया गया है। महिलाओं को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, ज्यादातर महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ देर में यहाँ को कोई परेशानी ना हो इसलिए महिला कर्मचारी भी लगाए गए हैं। बहुत धन्यवाद आपका इन तस्वीरों की जानकारी के लिए गणेश ठाकुर और सूरज, आपका भी धन्यवाद। बड़ी खबर का रुख करें झारखंड से। आपको बता दें जहां के रामगढ़ में बस ने महिला को टक्कर मार दी। भीड़ ने AC बस को तोड़फोड़ के बाद फूंक दिया।
हंगामे की वजह से यहां पर लंबा जाम लग गया। 2 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। झारखंड के रामगढ़ की तस्वीरें, जहां पर भीड़ ने एसी बस में पहले तोड़फोड़ की और उसके बाद बस पर आग लगा दी। 2 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है। बस ने महिला को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद वहां पर लोगों का गुस्सा इस बस पर फूट पड़ा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आग की लपटों में घिरी हुई बस को। झारखंड के रामनगर की तस्वीर है। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड कर्मचारी मौके पर पहुंचे, आग को बुझाया, लेकिन तब तक ये बस खाक हो चुकी थी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो झारखंड के रामनगर में ये एक एसी बस थी जिसने महिला को टक्कर मार दी। हादसे के बाद वहां जो लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ इकट्ठा हो गई, वो काफी गुस्से में आ गई और आक्रोशित भीड़ ने इस बस को ही आग के हवाले कर दिया। मौके पर हालात को काबू करने के लिए फिलहाल बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारी मौजूद हैं। अगली बड़ी खबर हैदराबाद से आपको बता रहे हैं, जहां 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई। धार्मिक स्थल के अपमान की अफवाह के बाद यहां पर हंगामा हो गया। भीड़ ने पुलिस को निशाना बनाया। पथराव के बाद पुलिस ने यहां लाठीचार्ज किया है। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। धार्मिक स्थल का अपमान किया गया है, ऐसी अफवाह फैलने पर यहां जब भीड़ थी उसने पुलिस को ही निशाना बना लिया। पथराव पुलिस पर किया गया, जिसके बाद पुलिस ने वहां हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया। ये तस्वीरें, इन तस्वीरों में दिख रही अफरा तफरी, ये बता रही है कि वहां पर किस तरह के हालात रहे होंगे। देखिए, भीड़ में जो लोग थे वो पुलिस कर्मियों को ही निशाना बनाने लगे। तो हैदराबाद में धार्मिक स्थल को लेकर ये विवाद, पथराव पुलिस पर किया गया है और जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे उनको भी लोगों ने अपना निशाना बनाया। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। और अगली बड़ी खबर, ईरान और अमेरिका के बीच में तनातनी बढ़ गई है। ईरान पर हमले की तैयारी में है अमेरिका। ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, ये कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को निशाना बनाएंगे, ये ईरान ने कहा है। तो खामेनेई हुकूमत की ओर से यह कहा गया है कि जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बेस है उसे हम निशाना बनाएंगे। खामेनेई के खिलाफ विद्रोह, 28 दिसंबर से ये प्रोटेस्ट ईरान की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। 12,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। सही आंकड़ा किसी के पास नहीं है क्योंकि वहां पर इंटरनेट बंद है। हमले को लेकर हाई अलर्ट पर हैं। भारतीयों को भी इसके मद्देनजर आगाह कर दिया गया है। भारत की नजर इन हालातों पर बनी हुई है। तो ईरान और अमेरिका ने जंग की तैयारी कर ली है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की तरफ अपना जंगी जहाज भेज दिया है। यूएस ने दक्षिण चीन सागर से मिडिल ईस्ट में जंगी जहाज भेज दिया है। अमेरिका से हमले के खतरे को लेकर ईरान ने भी बड़ा कदम उठाया है। ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। खामेनेई सरकार का वायु रक्षा कमान को आदेश, हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विमानों पर कार्रवाई करने के आदेश खामेनेई हुकूमत ने दिए हैं। ईरान के हालातों के मद्देनजर एयर इंडिया ने भी एडवाइजरी जारी की है। ईरान के हवाई क्षेत्र बंद करने का असर पड़ सकता है। ऐसे में कई उड़ानों के रूट को बदला जा रहा है। कुछ रूट्स पर उड़ानों में देरी हो सकती है, यात्रियों को पहले ही ये बता दिया गया है। कुछ उड़ानों के रद्द होने की भी उम्मीद है क्योंकि ईरान में हवाई क्षेत्र बंद होने की वजह से अब जो फ्लाइट्स हैं उनके रूट्स पर असर पड़ सकता है। कुछ देरी से उड़ सकती हैं और कुछ भी रद्द भी हो सकती है। एयर इंडिया ने पहले ही अपने पैसेंजर्स को इस बात को मद्देनजर आगाह कर दिया है। तो बड़ी अपडेट यह है कि ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और इसी वजह से देरी का सामना उड़ानों को करना पड़ रहा है। कई उड़ानें देरी के साथ उड़ रही हैं, कई रद्द भी की जा सकती हैं। $2,600 ये नंबर अगले 5 मिनट के लिए आप याद रखिए। ये ईरान में हो रहे प्रदर्शन में मरने वालों का आंकड़ा है। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। किसी को नहीं पता कि ईरान में आखिरकार कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये सबको समझ आ रहा है कि वहां कुछ तो बड़ा खेल हो रहा है।
प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं और खामेनेई हुकूमत झुकने को तैयार नहीं। अब मौत का आंकड़ा दिन ब दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। हजारों लोगों की मौत की वजह खामेनेई सरकार की ज्यादती को बताया गया। आरोप है कि मरने वाले लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों की वजह से अपनी जान गंवाई। प्रदर्शनकारियों को मारने पर अंजाम भुगतने की धमकी देने वाला अमेरिका भी तैयारी कर रहा है। ट्रंप के दफ्तर के बाहर ली गई तस्वीर में अंदर ईरान पर बड़ी मीटिंग होती हुई देखी गई। बताया गया कि तस्वीर लेते वक्त ट्रंप के हाथ में ईरान से जुड़ी रिपोर्ट थी, जिसे अधिकारियों ने उन्हें सौंपा था। ईरान पर लगातार मीटिंग कर रहे ट्रंप कह रहे हैं सटीक आंकड़े मिलने के बाद ही अमेरिका आगे की कार्रवाई करेगा। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अपना ही दावा है ईरान के हालात को लेकर। वो कह रहे हैं कि ईरान में हत्याएं रुक रही हैं, ईरान में फांसी की कोई योजना नहीं है, ईरान में किसी को फांसी नहीं दी जानी है, ये ट्रंप कह रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि मुझे सूत्रों से सब पता चला है। We've been told that the killing in Iran is stopping, and it's stopped, and it's stopping, and there's no plan for executions or an execution or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. तो ईरान की चेतावनी के बाद अमेरिका हरकत में आया है। ईरान के रडार वाले अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर हलचल हो गई है। सैनिक ठिकानों से अपने सैनिकों को अमेरिका हटा रहा है। अमेरिका ने कतर एयरबेस से अपने सैनिकों को हटा दिया है। कतर के अल उदैद एयरबेस को अमेरिकी जवान छोड़ रहे हैं। कतर ने अमेरिकी सेना के जवानों के हटने की पुष्टि भी कर दी है। तो तस्वीर ईरान से, जहां पर सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। जो सुरक्षाकर्मी हिंसा में मारे गए उन्हें अंतिम विदाई दी गई। सुरक्षा कर्मियों समेत 100 लोगों का यहां पर अंतिम संस्कार किया गया। 100 लोगों को अंतिम विदाई के बाद दफनाया गया। अंतिम यात्रा में अमेरिका के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिखा है। अमेरिका को ईरान की हालत के लिए इन लोगों ने जिम्मेदार बताया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया है। सुरक्षाकर्मी भी इसमें शामिल थे और साथ ही स्थानीय नागरिक भी। तो ईरान में तख्ता पलट की आग और देशव्यापी हिंसा में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। हालात ऐसे हैं कि लोगों के सामूहिक अंतिम संस्कार तक करने पड़ रहे हैं। जिसकी एक तस्वीर तेहरान में बुधवार को देखने को मिली, जहां ईरानी सरकार की तरफ से प्रदर्शन में मारे गए लोगों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें करीब 100 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। इस अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर अपनों को विदाई देने उमड़े। हालांकि पहले दावा किया गया था कि 300 लोगों के अंतिम संस्कार किए जाएंगे, लेकिन जब कार्यक्रम हुआ तो केवल 100 ही लोगों का अंतिम संस्कार हो पाया। हालांकि खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये सामूहिक अंतिम संस्कार का आयोजन सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिससे वो अपने खिलाफ उठ रही विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। और इसमें ईरान की मीडिया उसकी मदद कर रही है, क्योंकि जब 100 लोगों को सामूहिक रूप से दफनाया गया, तब मंच से ईरान में चल रहे प्रदर्शन के लिए खुले तौर पर अमेरिका को दोषी ठहराया गया। मतलब एक तरफ वो धड़ा है जो सरकार के खिलाफ है और दूसरी तरफ वो धड़ा है जो ईरान में हो रहे प्रदर्शन को देश के खिलाफ गद्दारी बता रहा है। अमेरिका इजराइल पर ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान आया है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इजराइल पर बड़ा आरोप लगाया। यूएस को युद्ध में घसीटने की कोशिश करता है इजराइल। हमेशा अपने पक्ष में युद्ध के लिए अमेरिका को घसीटता है इजराइल। ट्रंप को इस बारे में ठीक से पता होना चाहिए, ये कहना है अब्बास अराक्ची का। और इजराइल पर हमला बोला है ये कहने के लिए कि इजराइल हमेशा अपने फायदे के लिए युद्ध में अमेरिका को खींच लाता है। तो ईरान से तनाव पर एक्शन में है अमेरिकी विदेश विभाग। अपने कर्मचारियों और नागरिकों के लिए सलाह दी है, मिडिल ईस्ट में सैन्य प्रतिष्ठान की यात्रा से बचे। सैन्य प्रतिष्ठानों की गैर जरूरी यात्रा सीमित करे, ये यूएस ने अपने एम्प्लॉयज को, अपने नागरिकों को सलाह दी है। तो ईरान में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ब्रिटिश दूतावास के बाहर छात्रों ने प्रोटेस्ट किया। अमेरिका और इजराइल के झंडों को यहां विरोध स्वरूप आग भी इन प्रदर्शनकारियों ने लगा दी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहां पर ब्रिटिश दूतावास के बाहर छात्र इकट्ठा हुए,
प्रदर्शन शुरू किया और अमेरिका और इजराइल के झंडों में आग लगाना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ प्रदर्शनकारी ईरान में खामनेई के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का एक गुट ईरान की सरकार के समर्थन में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। इसकी तस्वीर भी तेहरान में देखने को मिली, जहां ब्रिटिश दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया और अमेरिका और इजराइल के झंडे जलाकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन में शामिल छात्रों का आरोप है कि ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन को अमेरिका और इजराइल समर्थन कर रहे हैं और ईरानी मीडिया भी इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ होने का आरोप लगा रहा है। बता दें कि ईरान में देशव्यापी प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2586 से ज्यादा हो गई है। यह आंकड़ा ईरान में हुए किसी भी दूसरे विरोध प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या से कहीं ज्यादा है, जो 1979 की इस्लामी क्रांति के दौरान फैली अराजकता की याद दिलाता है। तो अमेरिका के खिलाफ ईरान यूएन पहुंच गया है। यूएन चीफ और सुरक्षा परिषद से अमेरिका की शिकायत ईरान ने की है। ईरान ने अमेरिका की निंदा करने की मांग की है। हिंसा भड़काने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बताया है ईरान ने। तो यूएन चीफ और सुरक्षा परिषद से अमेरिका की शिकायत ईरान ने की है और हिंसा भड़काने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बताया है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बात की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों ही नेताओं के बीच मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है। ईरान और मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा हुई है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की है और दोनों ही नेताओं के बीच में वहां जो हालात बने हुए हैं उन हालातों को लेकर बातचीत की है। तो वहीं ईरान से तनातनी के बीच ट्रंप का बड़ा फैसला, 75 देशों के नागरिकों को वीजा देने पर अमेरिका ने रोक लगा दी है। ईरान और इराक के नागरिकों को वीजा देने पर रोक लगाई है। पाकिस्तानी, बांग्लादेशियों को भी वीजा नहीं मिलेगा। रूस, नेपाल, भूटान, कुवैत वालों को भी यूएस का वीजा नहीं दिया जाएगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने इस फैसले की जानकारी दी है। अगले आदेश तक 75 देशों के लोगों की वीजा प्रक्रिया रुकी रहेगी। अमेरिका पर बोझ बनने का हवाला देकर यह फैसला अमेरिका ने लिया है, जहां विदेश विभाग ने कहा कि यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक अमेरिका यह सुनिश्चित नहीं कर लेता कि नए अप्रवासी अमेरिकी लोगों से धन संसाधन का दोहन नहीं करेंगे। और अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ग्रीनलैंड लेने की जिद पर अड़े अमेरिका की। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नया बयान, हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की आवश्यकता है। डेनमार्क के साथ अच्छे संबंध हैं, देखेंगे कि आगे क्या होता है। हमने दखल नहीं दिया तो रूस और चीन ऐसा कर लेंगे। ग्रीनलैंड के लिए डेनमार्क कुछ नहीं कर सकता है, हम कर सकते हैं। With Greenland, we need Greenland for national security, so we're going to see what happens. In fact, the sooner I get you out, the faster I'm going to know exactly what happened. But we have a very good relationship with Denmark, as you know. We'll see. If we don't go in, Russia's going to go in and China's going to go in. And there's not a thing that Denmark can do about it, but we can do everything about it. ईरान के साथ ट्रंप ग्रीनलैंड के पीछे भी पड़े हुए हैं। वहां के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि वो अमेरिका के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन दूसरी ओर उनके देश के लोग कह रहे हैं कि वेनेजुएला पर अमेरिका के कब्जे के बाद अब वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ग्रीनलैंड ने अब हर मंच पर कहना शुरू कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहते। ग्रीनलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा नहीं होगा। हम उस ग्रीनलैंड को चुनते हैं जिसे हम आज जानते हैं और जो डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है। ट्रंप भी खुलकर कह रहे हैं कि अगर ग्रीनलैंड उनके पास नहीं आया तो वो बहुत पछताएगा। उन्होंने तो वहाँ के पीएम को पहचानने तक से इनकार कर दिया। I don't know who he is, don't know anything about him, but that's going to be a big problem for him. उधर ग्रीनलैंड के लोग डरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि पहले तो वो भी ट्रंप को सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन जब से ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को घर से उठवाया है, तब से वो भी ग्रीनलैंड को लेकर चिंता में है।
ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क में तकरार जारी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति से मिले डेनमार्क के विदेश मंत्री, बैठक में ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री भी मौजूद रहे। 1 घंटे तक ये बैठक चली। बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री भी थे। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका डेनमार्क में असहमति जो है वो बनी हुई है। मीटिंग के बाद डेनमार्क के विदेश मंत्री रामसुसेन बोले, ये सच है कि ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं। हमने उन्हें बताया कि डेनमार्क के हित में नहीं है। ग्रीनलैंड पर हम अमेरिका के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अमेरिका ने ग्रीनलैंड में दखल कम करने का फैसला किया है। हम बैठकर राष्ट्रपति ट्रंप की चिंताओं पर चर्चा करेंगे। To change the American position, it's clear that the president has this wish of conquering over Greenland, while at the same time respecting the integrity of the Danish kingdom's territory and the self-determination of the Greenlandic people. We made it very, very clear that this is not in the interest of the kingdom. और अब बात करते हैं यूपी के लखनऊ की, जहां चोर इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो मंदिर से चोरी करने से भी गुरेज नहीं कर रहे। ऐसी एक वारदात लखनऊ के मोहनलालगंज में हुई, जहां चोर माता का मुकुट और चढ़ावा लेकर फरार हो गए। और चोरी की ये लाइव वारदात किसी फिल्म की तरह मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक चोर साधु के भेष में मंदिर में घुसता है। मंदिर की दान पेटी से सारा दान और माता का चांदी का मुकुट लेकर फरार हो जाता है। जब चोर मंदिर में चोरी कर रहा होता है, तब बाहर कुछ लोग सड़क पर टहल रहे होते हैं। वहीं मंदिर के बगल में एक कमरे में एक शख्स नजर आ रहा है, जिससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोर को किसी का भी खौफ नहीं था, बल्कि उसने इस चोरी की वारदात को आसपास लोगों की मौजूदगी में अंजाम दिया और माता का मुकुट और सारा दान चुरा कर ले गया। चोरी की यह वारदात 11 जनवरी की बताई जा रही है और अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश में जुटी है। अब तक चोर के न पकड़े जाने को लेकर श्रद्धालुओं में भारी गुस्सा है। हैदराबाद का सिकंदराबाद फेस्टिवल हब बना हुआ है, जहां इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में दुनिया भर से लोग अपनी पतंगबाजी का कौशल दिखाने आए हैं। रंग बिरंगी पतंग और ये भव्य सजावट पूरी दुनिया के पतंगबाजों का आकर्षण का केंद्र बनी है, क्योंकि मकर संक्रांति पर हैदराबाद एक ग्लोबल पर्यटन केंद्र के रूप में उभरकर सामने आया है, जहां इस पर्व को यादगार बनाने के लिए तेलंगाना पर्यटन विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, ड्रोन शो और हॉट एयर बैलून महोत्सव का आयोजन किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और यूक्रेन समेत 19 देशों की पतंगें अपनी कलाबाजी दिखाएंगी और 40 देशों के पतंगबाज इसमें हिस्सा लेंगे। इस इंटरनेशनल पतंग महोत्सव की खास बात यह है कि न केवल दिन में बल्कि रात में भी इसका बड़ा चार्म है, क्योंकि पतंगों में लगी लाइट से रात में पूरा आसमान जगमगाने लगता है। काशी की गंगा में चलने वाले हाईटेक क्रूज अब गंदगी फैलाने का कारण बन गए हैं, जो न सिर्फ गंगा को मैली कर रहे हैं बल्कि लोगों की आस्था पर भी गहरी चोट कर रहे हैं। यानी अब जो भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे, वो पवित्र पंडियों के दर्शन कर पाएंगे। इस मौके पर माता वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिली। माता की प्राचीन गुफा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं प्राचीन गुफा को खोलने के मौके पर विशेष अनुष्ठान और प्रार्थनाएं की गई। इस मौके पर वैदिक मंत्रों का जाप भी किया गया। मकर संक्रांति पर इस पवित्र आयोजन का समय और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये त्योहार नई शुरुआत और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। बता दें कि प्राकृतिक गुफा जो साल के ज्यादातर समय तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ की वजह से बंद रहती है, वो जनवरी और फरवरी के महीनों में खोल दी जाती है, जब तीर्थ यात्रियों की संख्या काफी कम रहती है। तो माता वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा खुलने के बाद वहां भक्तों में कितना उत्साह है वो आपने देखा। काशी की खबर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बात कर रहे थे ललितपुर की, जहां चिटफंड कंपनी बनाकर लोगों से लाखों रुपए लूट लिए और उन लोगों को ठगी का शिकार बनाया जो चंद दिनों में पैसा डबल करने की फिराक में रहते हैं। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे ये चारों आरोपी इस लूटकांड के वो अहम किरदार हैं, जिन्होंने LUCC चिटफंड कंपनी बनाई और लोगों को पैसे डबल करने का ऐसा लालच दिया कि कई लोग अपने जीवन भर की कमाई लुटा बैठे। बताया जा रहा है कि इन लोगों का नेटवर्क देश के अलग अलग राज्यों में फैला था, जो एक जगह लूट करते तो दूसरी जगह अलग नाम से कंपनी बना लेते, और जब लोग इनसे अपना पैसा मांगते तो ये उन्हें डराते धमकाते। पुलिस पूछताछ में पता चला कि ये लोग ठगी के लिए बड़े बड़े होटल में सेमिनार करते, लग्जरी गाड़ी गिफ्ट करने की बात कर पैसा इकट्ठा करते, और जो लोग इनके जाल में फंस जाते
उन्हें ये पैसा डबल करने की स्कीम बताते, लेकिन जब पुलिस ने शिकंजा कसा तो ये चारों आरोपी पकड़े गए। पुलिस को इनके पास से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी मिली है, जिसे दिखाकर ये लोग इंप्रेशन झाड़ते थे। राजस्थान के कोटा में चाइनीज मांझे का कहर देखने को मिला, जहां 5 साल के एक मासूम बच्चे की गर्दन चाइनीज मांझे से कट गई। बच्चा अस्पताल में एडमिट है, हालत नाजुक बताई जा रही है। ये हादसा उस वक्त हुआ जब 5 साल का धीर अपने परिजनों के साथ बाइक पर सवार होकर घर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान फ्लाईओवर पर तेज धार वाला मांझा बच्चे के गले में अटक गया, जिससे बच्चे का गला बुरी तरह कट गया। आनन फानन में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन घाव इतना गहरा था कि बच्चे के गले की नली तक कट गई। बच्चे की नाजुक हालत को देखते हुए तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ऑपरेशन कामयाब रहा और फिलहाल मासूम को आईसीयू में रखा गया है। लेकिन इस जानलेवा मांझे ने फिर पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है, क्योंकि कई दिनों से प्रशासन चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्ती दिखा रहा था, लेकिन इसके बाद भी ये मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है। बिहार के मोतिहारी में एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। युवाओं की जान जोखिम में डालने वाली खतरनाक स्टंटबाजी की खबर को एबीपी न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद पुलिस की नींद टूटी। उसने इन युवाओं को गिरफ्तार कर लिया और उनकी बाइक भी सीज कर ली। जान जोखिम में डालने वाली स्टंटबाजी को एक बार फिर से देख लीजिए। जिस ट्रक के पीछे और साइड में ये बाइक सवार स्टंट कर रहे हैं, वो कितना जानलेवा हो सकता है, ये अंदाजा शायद इन युवाओं को भी नहीं होगा। जब इन युवाओं की यह हरकत एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई और उसे प्रमुखता के साथ दिखाया गया, तब जाकर मोतिहारी पुलिस हरकत में आई और उसने इन स्टंटबाजों पर शिकंजा कसा। नतीजा ये हुआ कि राहुल और विवेक को कोटवा पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और उनकी यामाहा और पल्सर बाइक को भी सील कर दिया। यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि स्टंटबाजी के वीडियो में पुलिस की डायल 112 की गाड़ी भी दिखाई दे रही है, लेकिन उसने न तो इन युवाओं को इन खतरनाक स्टंट को करने से रोका और न ही कोई कार्रवाई की। अब सवाल यह है कि क्या मोतिहारी पुलिस को ऐसी घटनाओं से तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कोई हादसा न हो जाए, या फिर एबीपी न्यूज पर खबर न चल जाए। वहीं यूपी के सोनभद्र में एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। यहाँ एक गाड़ी को बचाने के चक्कर में एक ट्रक अनियंत्रित हुआ और पलटते पलटते बचा। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। एक चूक कितनी भारी पड़ सकती है, इसका अगर अंदाजा लगाना हो तो इस सीसीटीवी वीडियो को गौर से देखिए। ऐसा लग रहा है कि सड़क पर सब कुछ नॉर्मल है। एक शख्स सड़क को पार कर रहा है, एक तेज रफ्तार ट्रक सड़क पर चला आ रहा है और एक काले रंग की कार उससे आगे निकलने की कोशिश करती है। जैसे ही ये काले रंग की कार ट्रक से आगे निकलने की कोशिश करती है, तेज रफ्तार ट्रक पूरी तरह से अनियंत्रित हो जाता है और पलटते पलटते बचता है। गनीमत इतनी रही कि ट्रक के ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई, स्पीड को कंट्रोल किया और समय रहते ट्रक पर नियंत्रण पा लिया। ये घटना चौपन थाना क्षेत्र के वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग की है और इसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री फिर एक बार अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने वेद ना मानने वालों को अपने निशाने पर लिया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐलान किया है कि वो सनातनी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बागेश्वर धाम में गुरुकुल की स्थापना करने जा रहे हैं, जिसमें वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और भगवत गीता जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पढ़ाए जाएंगे। इसी दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उन लोगों को अपने निशाने पर लिया जो वेद पुराण पर सवाल उठाते हैं। वेद ना मानने वालों के बच्चे जावेद और नावेद बनेंगे, इसलिए हम वेद परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बागेश्वर धाम पर गुरुकुलम खोले। दरअसल तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य के जन्मदिन के मौके पर देश भर के संत महंत जयपुर पहुंचे थे। इसी दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बयान दिया और साफ कर दिया कि सनातन की शिक्षा के लिए वो बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज वैसे तो इंसानों के इलाज के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक मेडिकल कॉलेज चूहों के चलते सुर्खियों में है। ये वीडियो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बेड पर मरीज भर्ती है और उसके बगल में जो ऑक्सीजन की पाइप लगी है, वहाँ मोटे मोटे चूहे उछल कूद कर रहे हैं। अरे काम योगी जी का ट्वीट करो, देखें चाहे ना देखें वो अलग बात है। ये मोटे मोटे चूहे कभी ऊपर चढ़ते कभी नीचे आते,
कभी दाएं जाते तो कभी बाएं। और इन चूहों के आतंक से बेड पर भर्ती मरीज और उनके परिजन दोनों परेशान हैं। बेड के ऊपर ही नहीं, बेड के नीचे भी चूहों की पकड़म पकड़ाई चल रही है। ये हाल गोंडा के मेडिकल कॉलेज का है, जहां हड्डी रोग के वार्ड नंबर 1 में चूहों ने मरीजों को बेहाल कर दिया है। चूहा तो है ही, ये खा लेते पी लेते चढ़ते रहते हैं, यही दिक्कत है। और कुत्ता भी आता है, बेड पे लेट जाता है आकर। आईसीयू जैसी सेंसिटिव जगहों पर भी चूहे ऑक्सीजन पाइपलाइन और मरीजों के ऊपर और उनके अगल बगल घूमते दिखाई दे रहे हैं। मरीज के परिजनों ने बताया कि चूहे कभी उनका साबुन उठा ले जाते, कभी बिस्किट काट देते, कभी कुछ और नुकसान। आलम यह है कि हर जगह चूहे कूदते रहते हैं। गोंडा के मेडिकल कॉलेज में चूहों का वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष सरकारी व्यवस्थाओं की बदहाली को लेकर हमलावर हो गया है। कहा जा रहा है कि सरकारी अस्पताल में गरीबों का इलाज होता है, इसलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मरीज के बेड के पास चूहों की उछल कूद का वीडियो कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया और तंज कसते हुए लिखा, ऐसा लग रहा है कि मेडिकल कॉलेज का ये वार्ड इंसानों का नहीं बल्कि चूहों का है। ये चूहे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने मरीजों की तीमारदारी के लिए रखे हैं। अब सरकार को बताना चाहिए संविदा पे रखे हैं या रेगुलर नौकरी पे रखे हैं। समाजवादी पार्टी भी इन चूहों को लेकर सरकार पर हमलावर है। ये वो सरकार है कि किसी भी गरीब आदमी, कमजोर आदमी के किसी भी पीड़ा से पीड़ित होने वाली सरकार नहीं है। हालांकि अब मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट ने जांच के आदेश दिए हैं। इनकेस लगता है कि किसी की लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में बहुत ही सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। चूहों का वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने दवाओं का छिड़काव भी किया है। प्रयागराज के माघ मेले में सतुआ बाबा की खूब चर्चा है। हालांकि इसके पीछे सतुआ बाबा का कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बल्कि उनकी करोड़ों की गाड़ियां हैं। हल्के नीले रंग की चमचमाती पोर्श, कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए। हल्के हरे रंग की चमचमाती डिफेंडर, कीमत करीब 2 करोड़ रुपए। ये कार किसी बड़े उद्योगपति या फिल्मी स्टार की नहीं बल्कि सतुआ बाबा की है। स्टीयरिंग पर हाथ, आंखों पर चश्मा और चेहरे पर मुस्कान, यही है वो सतुआ बाबा जो करोड़ों की कार के शौकीन हैं। पोर्श कार पर बाबा की नेम प्लेट भी लगी है, जबकि डिफेंडर पर लिखा है विष्णु स्वामी जगत गुरु सतुआ बाबा काशी। कार के पीछे एक होर्डिंग भी लगी है जिसमें सतुआ बाबा सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आ रहे हैं। सतुआ बाबा से जब कार की कीमत पर सवाल हुआ तो उन्होंने सनातन को कवच बना लिया। अब सनातन की रफ्तार को जो रोकेगा, इन गाड़ियों की रफ्तार से उसको कुचल दिया जाएगा। जो लोग बाबा की करोड़ों वाली कार पर सवाल उठा रहे हैं उसे बाबा ने पाकिस्तानी बता दिया। अगर बाबा लोगों के पास आई हुई गाड़ियों से उनको जलन हो रही है तो निश्चित वह सनातन के नहीं है, वह पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं। सतुआ बाबा के शौक देखकर कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं। प्रयागराज के माघ मेले में कल फिर एक जगह आग लग गई। हालांकि कुछ ही देर में उस आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। आग ऐसी थी कि आसमान धुआं-धुआं हो गया। आग ऐसी थी कि माघ मेले में अफरा तफरी मच गई। पीछे जो सिलेंडर रख सकता है, पीछे रो, सिलेंडर रख सकता है, पीछे रो। ये आग सेक्टर 4 के छोटे बड़े ब्रह्माश्रम में लगी थी, जिसमें 2 टेंट जलकर राख हो गए। इससे पहले मंगलवार को भी सेक्टर 5 में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस आग में 6 से 7 टेंट और कई दुकानें जल गई थी। हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।